नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं कंप्यूटर संबंधी बेसिक जानकारी जो यानी ये परीक्षा प्रश्न पत्र है जिसमें राज्य यानी एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस जो सर्विसेज कमीशन है उसके द्वारा और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी उसमें पूछे गए कंप्यूटर टॉपिक से बेसिक कंप्यूटर टॉपिक से जो पूछे गए प्रश्न हैं उसको देखते हैं और यह अंक उपयोगी होगा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2023 के लिए एपीएस भर्ती 2023 में जो आपका है उसमें जो फर्स्ट स्टेप है यानी पहला चरण है उसमें पहले चरण में जो है जो परीक्षा योजना है एपीएस की उसमें जीएस जो है जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा यानी जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी संबंधित जो प्रश्न होगा 50 मार्क्स के प्रश्न होंगे और कॉमन हिंदी भी 50 मार्क्स का होगा और कॉमन कंप्यूटर नॉलेज जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा 50 मार्क्स होगा यानी 150 प्रश्न जो होंगे एपीएस में और इसमें टाइम अलाटेड 3 आवर का होगा। तो एपीएस में जो 50 नंबर का कंप्यूटर होगा उसको देखते हैं इस वीडियो के अंक के माध्यम से और साथ ही जो वीपीओ यानी यूपीटीपीएससी द्वारा आयोजित जो एग्जाम है उसमें 2023 के लिए वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी ये जो मेंस एग्जाम होना है उसमें भी जो उसका पार्ट 2 है यानी उसमें भी उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 3 पार्ट में उसका सिलेबस डिवाइड है। पार्ट 1 जो होगा वीपीओ का वो उसमें पंचायती राज संबंधी प्रश्न है जो कि 65 मार्क्स होंगे जो कि मैक्सिमम है और पार्ट 2 में जो होगा वो कंप्यूटर संबंधी जानकारी होगी। कंप्यूटर में यानी पार्ट 2 में जो वीपीओ का होगा सिलेबस में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा एवं इस क्षेत्र समसामयिक प्रौद्योगिकी और नवाचार संबंधित ज्ञान होगा यानी करंट संबंधी होगा। तो करंट संबंधी जो जानकारी होगी वो अलग से अपलोड की जाएगी। यहाँ बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के बारे में देखते हैं और जबकि वीपीओ का पार्ट 3 जो होगा वो यूपी स्पेशल संबंधित होगा। तो यानी यह जो अंक होगा वो वीपीओ यूपीटीपीएससी द्वारा आयोजित जो एग्जाम है वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी उसके लिए और एपीएस भर्ती 2023 में जो एग्जाम होना है उसका जो कंप्यूटर नॉलेज है ऑब्जेक्टिव टाइप 50 मार्क्स उसके लिए अंक अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें यह यानी कंप्यूटर संबंधित जानकारी जो पूछी जाएगी उसके लिए अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो का पार्ट 1 होगा इसमें हम देखेंगे परीक्षा प्रश्न है यानी परीक्षा प्रश्न होगा इसमें राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग यानी हमने देखा कि राज्य जो इसके अंतर्गत यूपीपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन जो आपके यानी एसपीएससी है इसके अंतर्गत यूपीपीएससी इसके बाद उत्तराखंड पीएससी इसके बाद एमपीपीएससी बीपीएससी आदि के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें देखते हैं इस संघ के अंतर्गत कंप्यूटर बेसिक नॉलेज पर। तो इसमें देखते हैं पहला प्रश्न जो कि यहाँ पर दिया गया है किन किन पीएससी में पूछा गया है इसको देखा जाता है प्री मेंस सब में। तो ये पहला कंप्यूटर बनाया गया था इसका आंसर देखें तो सी है चार्ल्स बैबेज द्वारा। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। इसका आंसर सी रहा। व्याख्या देखते हैं तो इसमें दिया है 1837 में सर्वप्रथम चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया। श्री बैबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को दी एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी। उन्हें कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर के जनक या पिता कौन कहे जाते हैं? तीन चार्ल्स बैबेज ही कहे जाते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे प्रश्न को देखें तो इसमें लिखा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर ए है। और यह देखा जा सकता है कि किन किन पीएससी में पूछा गया है। तो एमपीपीएससी इसके बाद उत्तराखंड पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको देखते हैं। तो इसका जो व्याख्या है ए वाले को देखते हैं। तो व्याख्या दिया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व जैसा कि हम जानते हैं कि 1939 से लेकर के 1945 के दौरान जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने कॉलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को डिजाइन किया था। नेक्स्ट देखें तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न इसमें है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर जनरेशन है। यानी 2G का मतलब सेकंड जनरेशन, इसी तरह से 3G जो होगा थर्ड जनरेशन, 4G जो होगा फोर्थ जनरेशन और प्रेजेंट में जो चल रहा है 2023 में जो भारत में या अन्य देशों में जो चल रहा है 5G तो वह फिफ्थ जनरेशन का इंडिकेशन है। जी इसमें जनरेशन। नेक्स्ट जो होगा 6G है तो 6 जनरेशन मतलब 6 जनरेशन है। आगे आगामी इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। तो इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसमें जो दिया है या आपका 2G एक दूसरी पीढ़ी का बेतार टेलीफोन प्रौद्योगिकी है। जी शब्द जनरेशन अर्थात पीढ़ी के प्रयुक्त जनरेशन पीढ़ी है और ये बेतार टेलीफोन प्रौद्योगिकी है। चौथे नंबर प्रश्न देखें तो चौथा नंबर प्रश्न इसमें कह रहा है कि एक पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें पेन ड्राइव का इसका आंसर सी है। एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण एकक है यानी सेकेंडरी स्टोरेज जो एकक है वो पेन ड्राइव है। ये उत्तराखंड पीसीएसपी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन। इसको देखते हैं इसकी व्याख्या के रूप में। तो इसमें दिया है पेन ड्राइव अच्छे यानी पेन ड्राइव जो अच्छे द्वितीयक भंडारण एकक रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसमें आसानी से हर जगह लेकर जाया जा सकता है। इसकी स्मृति अधिक होती है। पेन ड्राइव की स्मृति जो मेमोरी होती है वो अधिक होती है। इसको एक जगह से लेकर आसानी से ले जाया जा सकता है और यह गुड क्वालिटी के सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। पांचवें प्रश्न को देखें तो पांचवा प्रश्न इसमें कहा माउस है। इसका सही आंसर जो है सी है इनपुट डिवाइस है। यानी जैसे कि हम जानते हैं कि इनपुट आउटपुट सीपीयू ये सारी ही मेन इंपॉर्टेंस इंस्ट्रूमेंट है कंप्यूटर में। तो इसमें जो माउस है वो इनपुट डिवाइस है। तो इसमें देखा जा सकता है उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जाम 2006 में पूछा गया है। इसको देखते हैं इसकी व्याख्या के रूप में। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर यानी सीपीयू कंप्यूटर जो होता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जो इसका माइंड सीपीयू कंप्यूटर का माइंड सीपीयू होता है को सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर प्रश्न इसमें है। छठवां प्रश्न कर रहा है आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सही इसका आंसर कीबोर्ड है। इसके बाद इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें है यह आपका है कंप्यूटर में वर्तमान में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड एंड माउस है। कीबोर्ड और माउस जो है विकल्प में देखा जाए तो विकल्प में माउस नहीं था इसलिए जो यहाँ पर जो सही आंसर है कंप्यूटर में वर्तमान में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला डिवाइस क्या है वह कीबोर्ड और माउस भी है। प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था यानी कंप्यूटर में प्रयुक्त जो माउस है माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था। इसका आंसर डी है लकड़ी का यानी शुरुआती दौर में जो माउस बना था वो लकड़ी का बना था। और यह जो है पूछा गया है
यह UDLDA यानी उत्तरायण समीक्षा अधिकारी जो था UDLDA ग्रुप में प्रयोग होता था। तो यह जो है 2010 में मेंस में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देखें तो अमेरिकी वैज्ञानिक डग एंजेल वॉट ने वर्ष 1968 में पहली बार कंप्यूटर माउस को दुनिया के सामने पेश किया था। कौन पेश किया था? ये अमेरिकी वैज्ञानिक डग एंजेल वॉट ने 1968 में पहली बार जब दुनिया ने इस मानव निर्मित माउस को देखा था तो यह एक बड़ा बेडौल सा लकड़ी का डिब्बा था, इसमें सिर्फ एक बटन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर प्रश्न जो होगा उसमें देखते हैं तो इसमें कंप्यूटर दिया गया है इसके आंकड़े के रूप में। तो कंप्यूटर क्या है, इसका आंकड़ा देखा जाए तो कंप्यूटर जो है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आकर्षित होता है। यानी इसमें स्टेटमेंट जो सही नीचे देखिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उसका सही आंसर डी यानी चारों सही है। कंप्यूटर के लिए जो स्टेटमेंट है चारों ही स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर डी है। यानी कंप्यूटर को देखें तो आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति सही है, आंकड़ों को विश्लेषण करने के लिए सक्षम है सही है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम सही है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है यानी इस आक्रमण का अटैक होता है, वायरस अटैक किया जा सकता है कंप्यूटर पर। ये चारों ही विकल्प इसमें यानी चारों स्टेटमेंट इसके कंप्यूटर के संदर्भ में सही है। इसका जो सही आंसर है वो डी है। और ये पूछा कब गया इसको देखा जा सकता है, उत्तराखंड PCSB एग्जाम 2005 में पूछा गया है। यानी इसकी व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या यह है तकनीकी दृष्टि से कंप्यूटर के 4 कार्य हैं। यानी तकनीकी दृष्टि से देखें तो कंप्यूटर के जो मुख्य कार्य हैं डाटा का संकलन या निवेशन, डाटा का संचयन, डाटा का संसाधन, डाटा का निर्गमन या पुनर्निर्गमन यानी इनपुट या आउटपुट। स्पष्ट है कंप्यूटर आंकड़ों का भंडारण करने के साथ साथ सूचनाओं का संसाधन का विश्लेषण करने में भी सक्षम है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर पासवर्ड प्रयोग द्वारा पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है। साथ ही कभी कभी वायरस अवांछित प्रोग्राम, वायरस मीन्स जो होता है इसको वायरस जो है ये अवांछित प्रोग्राम यानी अनवांटेड प्रोग्राम को वायरस कहा जाता है द्वारा प्रभावित होता है। अगले प्रश्न को इसमें देखते हैं। अगला जो प्रश्न इसमें है वो 9 नंबर प्रश्न होगा, इसको देखते हैं। पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? तो इसमें जो दिया है बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, पारद यानी पारा, सीसा, प्लूटोनियम। क्या कह रहा है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें 7 विकल्प में जो सही है इसका आंसर बी मींस 1 2 3 है। इसका सही आंसर बी यानी 1 2 3 इसमें सही है। यानी 1 2 3 का मतलब ये हुआ कि इसमें बेरिलियम, कैडमियम और क्रोमियम जो है ये पुराने अप्रयुक्त कंप्यूटर यानी जो पुराने हो चुके हैं उपयोग में लाए जाते हैं कंप्यूटर उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान कारण में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? यानी ये जो है पर्यावरण में ई अपशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के रूप में यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा के रूप में जो पर्यावरण में निर्मुक्त हो रहे हैं या निकाले जा रहे हैं उसमें बेरिलियम है, कैडमियम है, क्रोमियम है। ये पुराने कंप्यूटर या अप्रयुक्त कंप्यूटर के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें जो है हेप्टाक्लोर एक कीटनाशक है, अतः स्पष्ट है कि ये ई अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त नहीं हो सकता, अतः अविष्ट विकल्प बी है। आगे देखते हैं, यानी इसमें जो व्याख्या किया है उसके हिसाब से देखें तो इसने क्या कहा कि यह हेप्टाक्लोर जो एक कीटनाशक यानी 4 कीटनाशक है। विकल्प में देखा जाए तो 4 जो है आपका इसमें भी शामिल है यानी ए में भी शामिल है, बी में भी, सी में भी शामिल है और डी में भी 4 शामिल है। इस हिसाब से इसको काट दिया जाएगा तो एलिमिनेशन के हिसाब से 20 का सही हो जाएगा। अन्यथा इसमें जो है सीसा, पार, प्लूटोनियम को भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर चलते हैं 10वें प्रश्न। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। इसका सही आंसर देखें डी यानी इंटरनेट को जो होता है नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। ये उत्तराखंड PCSB एग्जाम 2010 में पूछा गया प्रश्न। इसमें देखते हैं इसकी व्याख्या। समांतर नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। यह पारस्परिक रूप से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों की वैश्विक प्रणाली है यानी यूनिवर्सल सिस्टम ये जो कंप्यूटर है। इंटरनेट क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। ये MPPCS प्री एग्जाम 1996 में पूछा गया इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट क्या है पहला है समुद्र मछली पकड़ने का जाल, जैसा कि इसको कोई भी काट सकता है, गलत है। बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम, ये भी कोई भी गलत काट सकता है। रेल लाइनों में रेल के डिब्बों के स्थान का हिसाब करने वाले, यानी गलत है। इसको मतलब आज के दौर में इसको कोई भी एक छोटा बच्चा भी जो है जो मोबाइल उपयोग करता है वो इसका आंसर दे सकता है। तो उस दौरान के लिए कठिन था क्योंकि 96 में क्वेश्चन पूछा गया MPPCS में क्योंकि दौरान नया था। तो इसका डी आंसर सही है। कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का एक तंत्र, इसका डी आंसर सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या यहाँ पर है इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े संगणकों का एक विशाल विश्वव्यापी नेटवर्क या जाल है। इंटरनेट से जुड़े संगणक आपस में इंटरनेट नियमावली, इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न में देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न है MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था? यानी MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS। तो इसमें देखते हैं इसका विमोचन जो है अगस्त 1981 में हुआ था। उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये दिया गया है MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वप्रथम अगस्त 1981 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न 13 नंबर देखते हैं। तो ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच क्या अंतर है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए PCS में भी। तो इसमें से ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच क्या अंतर है इसको देखते हैं। तो इसमें जो विकल्प यानी इसमें डी तक इसमें ऑप्शन है, तो इसमें देखते हैं। पहला है ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट प्रयुक्त कर सकता है। दूसरा, ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्रीय जाल यानी WLAN यानी ये जो वैन इत्यादि लाइन इत्यादि होते हैं, तो WLAN यानी यह जो है यानी क्षेत्रीय इसको कह सकते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क प्रयोग करता है, जबकि वाईफाई केवल बेतार विस्तृत क्षेत्रीय जाल यानी WW यानी वाइड एरिया, इसमें लोकल एरिया है और इसमें वाइड एरिया, वैसे ही क्षेत्रीय जाल प्रयोग करता है।
इसके बाद तीसरा देखें एनसी जो है, जब ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी प्रयोग कर रहे हैं दो उपकरणों के बीच सूचना प्रेषित की जाती है, भेजी जाती है, तब दोनों उपकरणों का दृष्टिगत स्तर पर प्रतिबद्ध होना आवश्यक है। किंतु जब वाईफाई प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाई जाती है तब दोनों उपकरणों को दृष्टिगत स्तर पर प्रतिबद्ध होना आवश्यक नहीं। डी जो इसमें करा है कि इस संदर्भ में ये था भी दोनों कथन सही है आईएएस एग्जाम 2011 का, तो इसमें आंसर जो है वो यही सही है। शेष इसके यानी बी सी गलत है और डी भी गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट ए और बी के लिए सही करा, इसमें सही केवल मात्र ए है। यानी ब्लूटूथ 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट्ट द्वारा प्रयुक्त होता है, जबकि वाईफाई जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त कर सकता है। यानी कहने का सही हुआ कि वाईफाई ज़्यादा सुटेबल, ज़्यादा उपयोगी है ब्लूटूथ की अपेक्षा, या ज़्यादा रेंज है उसकी अपेक्षा, ब्लूटूथ की अपेक्षा। तो इसमें देखते हैं ब्लूटूथ व्याख्या में, ब्लूटूथ वायरलेस संचार के लिए एक प्रोटोकॉल है। ब्लूटूथ उपकरण रेडियो संचार प्रणाली का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें लाइन ऑफ साइट में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कहा जाता है कि ब्लूटूथ उपकरण जो होते हैं रेडियो संचार प्रणाली का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें लाइन ऑफ साइट में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्लूटूथ जो इसमें देखें तो ब्लूटूथ आपका 2.402 गीगाहर्ट्ज से 2.480 गीगाहर्ट्ज की रेंज में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग करता है। वाईफाई IEEE 802.1 की स्टैंडर्ड दर आधारित प्रौद्योगिकी जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज से 3.6 गीगाहर्ट्ज तक 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग किया जाता है। IEEE 802.11 वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की संस्थापना एवं उसकी कार्यप्रणाली निर्धारित करने हेतु स्टैंडर्ड का समूह है। वाईफाई तकनीकी की सहायता से लोकल एरिया नेटवर्क को बिना तार के स्थापित करना संभव हो सका है। तो इसकी व्याख्या नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को इसमें करा है। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है, यानी कंप्यूटर की व्यवस्था जो जोड़ती है विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे कहते हैं। इसका सही आंसर डी यानी नेट कहते हैं। उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट प्री एग्जाम यानी स्पेशल जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्री एग्जाम, पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी जो लोअर एग्जाम है, अब जो कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित किया जा रहा है वर्तमान में। पहले यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित था, उसमें तो वैकेंसी स्पेशल समान दोनों तरह की निकली। तो स्पेशल जो पूछा 2004 में पूछा गया था, स्पेशल वैकेंसी प्री उसमें क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर सही डी है यानी निकनेट है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निकनेट मीन्स NICNET विश्व का सबसे बड़ा उपग्रह आधारित कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। 15 नंबर प्रश्न देखें तो आभासी निजी परिपथ यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है। इसमें भी देखें ABCD करके दिया गया 4 विकल्प हैं। यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें सुदूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के परिवेशक सर्वर के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं। दूसरा, यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचनाओं को सुरक्षित रखता है। सी एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ जिसके द्वारा प्रयोक्ता सेवा प्रबंधन सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटर संस्थानों के साझे भंडार में प्रवेश पा सकते हैं। और डी का उपयोग ABC करने से कोई भी आपसी निजी परिपथ का सही वर्णन नहीं करता। ये भी IAS एग्जाम 2011 का है। इसका सही आंसर बी है। बी मीन्स ये सही है। और किसके संदर्भ में सही इसको भी जान लेते हैं। तो ये आभासी निजी परिपथ के बारे में यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ने VPN के बारे में। तो VPN क्या है, तो यह सही है। यह निजी इंटरनेट बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचनाओं को सुरक्षित रखता है। यानी इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं तो यह है यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN किसी संगठन की दूरस्थ स्थान पर स्थित निजी लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ने का एक सुरक्षित तरीका है जिसमें कोड लेखन तकनीकी यानी इनक्रिप्शन द्वारा निजी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट या किसी सार्वजनिक नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं तो इसमें तलाश पूछ रहा है। तलाश क्या है, तो तलाश के बारे में जो इसमें 4 विकल्प इसमें भी है। एक नौसैनिक वायुयान है, एक हाल ही विकसित प्रक्षेप पात्र है, यानी दोनों ही गलत इसमें स्टेटमेंट के हिसाब से तलाश में। सी इसका सही है। यानी इसको देखें तो इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल था, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी OCR देवनागरी में सॉफ्टवेयर CDAC द्वारा संचालित है। यानी इसमें जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी OCR, जैसा कि जब पेपर दिया जाता है जो जिसमें OMR सीट भरी जाती है, वह आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी पहचान के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी में सॉफ्टवेयर CDAC द्वारा संचालित है। इसको देखते हैं यूपीपीएससी मेंस एग्जाम 2004 में पूछा गया प्रश्न। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो तलाश है इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल है तथा एक ऑप्टिकल जो है रिकॉग्निशन यानी इसको हमने देखा है यहाँ पर थोड़ा कटा हुआ है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी कैरेक्टर है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका संचालन CDAC द्वारा देवनागरी लिपि जो हिंदी है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसको देखें तो संचालन CDAC द्वारा देवनागरी में किया जाता है तलाश का। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है साइबर आक्रमण यानी कह रहा है साइबर आक्रमण था आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC का फुल फॉर्म है। कभी कभार CDAC को पूछा सकता है। CDAC क्या है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया जिसे कहते हैं नयन है। नयन मीन्स नेटवर्क अभियान नित्यायन। यानी इसको देखते हैं तो इसमें क्या है, इसकी यानी नयन को देखें यानी इसमें हमने देखा कि क्या है, तो नयन था। नयन यह है यानी NAYAN, इसका मतलब है नेटवर्क अभियान नियंत्रण या नेटवर्क अभियान नियंत्रण। CDAC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है साइबर आक्रमण डाटा जैसी घटनाओं यानी डाटा चोरी जैसी घटनाओं से बचने के लिए इसका विकास किया गया है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया है। तो इसमें विकल्प है जो पहला चेन्नई, दूसरा B बंगलौर और तीसरा जो है देखें तो दिल्ली और चौथा जो है पुणे में। तो इसका सही आंसर है पुणे है यानी डी इसका आंसर। देखें तो पुणे स्थित CDAC जो भी मैंने इसका फुल फॉर्म देखा था यानी इसका जो ये फुल फॉर्म यहाँ भी है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटर श्रृंखला का विकास किया गया है। यानी इस प्रश्न में जो है करेंट को भी ऐड कर लें तो वर्तमान में देखते हैं दुनिया के जो शीर्ष सुपर कंप्यूटर हैं यानी टॉप
टॉप 500 में जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वर्तमान 2023 में, उसको भी अपडेट कर लेते हैं यहाँ पर। ये उपयोगी होगा बीपीओ एग्जाम 2023 में, जिसमें समसामयिक रूप में भी सुपर कंप्यूटर के बारे में जानकारी पूछी जाएगी। साथ ही यह एपीएससी यानी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के एग्जाम से 50 प्रश्न में भी उपयोगी होगा, अति उपयोगी होगा। तो इसमें जो यह है, दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में एरावत, भारत का जो एरावत है, एरावत वो 75वें स्थान पर है, 75 पोजीशन पर है इंडिया का ये एरावत है वर्तमान के दृष्टिकोण से। तो इसमें देखें सीडैक यही है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम, सीडैक यानी पुणे में स्थापित है। स्थापित एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर एरावत, यानी एआई बेस्ड है ये सुपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरावत। एरावत मीन्स AIRAWAT है, एरावत है। एरावत एक हाथी का भी नाम है, हाथी की पर्यायवाची रूप में भी एरावत का प्रयोग किया जाता है। और ये समुद्र मंथन के दौरान, समुद्र मंथन जो हुआ था उसमें, जिसमें देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन किए थे, उसमें एरावत नाम का हाथी निकला था, जो कि देवराज इंद्र का वाहन के रूप में प्रयुक्त होता है एरावत। तो इसका नाम एरावत दिया गया है। तो ये एरावत है, हालांकि इसका विस्तृत फुल फॉर्म एरावत का है। वो दुनिया का 75वां स्थान, यानी जो एरावत है उसमें दुनिया का 75वें स्थान पर सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर में स्थान है, 75वां स्थान दिया गया है। 23 मई 2023 को जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 में 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची के 21वें संस्करण, जो इसका 61वां संस्करण या एडिशन हुआ था, इसमें घोषणा की गई। एरावत जो है दुनिया का 75वां सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर है। यह भारत को दुनिया भर में एआई सुपर कंप्यूटर जैसे विशिष्ट प्रक्रिया प्रणाली भारत सरकार द्वारा एआई पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित की गई है। एरावत के बारे में देखें तो एरावत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इंस्टीट्यूट है, पुणे में एक एआई सुपर कंप्यूटर है। यह जो है 13,170 टेराफ्लॉप, यानी इसकी मेमोरी देखें, स्पीड देखें तो टेराफ्लॉप की, कितना टेराफ्लॉप की है, तो यह है 13,170 टेराफ्लॉप की उल्लेखनीय गति के साथ भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है। टॉप 500 में देखें भारत के अन्य, तो इसमें जो है टॉप 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 61वें संस्करण में दुनिया का 75वां स्थान दिया गया। वहीं भारत की परम सिद्धि, यानी भारत के अन्य में एक परम सिद्धि भी है, परम सिद्धि एआई, इसको 131वां स्थान दिया गया। इसके बाद प्रत्यूष को 169वां स्थान दिया गया। इसके बाद में ही सुपर कंप्यूटर को 316वां स्थान दिया गया। 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में अमेरिका का फ्रंटियर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 500 जो टॉप 500 की सूची, उसमें अमेरिका का फ्रंटियर 6 स्थान पे सुपर कंप्यूटर अमेरिका के टेनेसी के ओकरिज नेशनल लैब में स्थापित है। दुनिया के जो टॉप 5 सुपर कंप्यूटर देखें तो पहले स्थान पर फ्रंटियर है जो कि अमेरिका का है, दूसरा फुगाकू है जो जापान का है, तीसरा लूमी है जो फिनलैंड का है, चौथा जो है लियोनार्डो जियोन है, इटली का है, और 5वें पर भी अमेरिका का समिट IBM जो कि अमेरिका का है। तो ये लेटेस्ट अपडेट रहा सुपर कंप्यूटर के बारे में। 19वां प्रश्न देखें तो भारत कि सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर देखें तो डी है। यह यूपीपीएससी मेंस एग्जाम 2004 और उत्तराखंड विशिष्ट एग्जाम 2010 में पूछा गया। इसका व्याख्या देखें तो परम, जो परम नाम से था, परम पुणे स्थित प्रगत संगणक विकास केंद्र यानी सीडैक द्वारा डिजाइन एवं विकसित किए गए भारतीय सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला, इस श्रृंखला की नवीनतम मशीन परम युवा सेकेंड है। सीडैक द्वारा ही विकसित परम पद्म भारत का प्रथम टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर था, यानी पूछा जा सकता है। तो सीडैक द्वारा ही विकसित परम पद्म भारत का प्रथम टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर था। वर्तमान में देखा कौन सा है, वो एरावत हो चुका है। 20वां नंबर प्रश्न है तो निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। इसका सही आंसर जो डी यानी अनुपम है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो व्याख्या यह है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क ने वर्ष 1991 में समानांतर संसाधन यानी पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीकी पर आधारित सुपर कंप्यूटर क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रारंभ किया था। समानांतर संसाधन पर आधारित प्रथम सुपर कंप्यूटर अनुपम 860/4 जो 4 नोडों वाली प्रणाली थी, वो दिसंबर 1991 में विकसित किया गया था। एक इसमें प्रश्न देखिए, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द यानी सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। इसमें जो दिया है ए 16 बिट तक, बी 32 बिट तक, आगे देखते हैं इसमें, तो इसमें है 64 बिट तक और डी है 128 बिट तक। तो इसका सही आंसर देखिए सी है 64 बिट तक। 64 बिट या इसको 8 बाइट सुपर कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त शब्द लंबाई की परास होती है। इसको देख लेते हैं व्याख्या सी में। तो इसमें है पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई 32 या 4 बाइट होती है। यानी पर्सनल कंप्यूटर जो होती है यानी पीसी जो होता है उसमें शब्द की लंबाई देखें तो 32 बिट या 4 बाइट की होती है। सुपर कंप्यूटर के शब्द लंबाई की परास 64 बिट या 8 बाइट की होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो इसमें कहा विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादन कर सकता है दिसंबर 1996 की स्थिति के हिसाब से पूछ रहा है। दिसंबर 1996 की स्थिति पूछ रहा है कि विश्व का द्रुततम यानी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर निष्पादित कर सकता है। उस दौरान यह 10⁻12 संक्रियाएं प्रति सेकंड था। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो यह है वो विश्व का सबसे ज्यादा जो है तेज जो फ्रंटियर है जो अमेरिका का है, सबसे फास्टेस्ट है। तो उस दौरान के लिए प्रश्न सही था, यानी यूपी लोअर सबनेट 1998 का है। तो इसमें देखें दिसंबर 1998 के अनुसार विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर इंटेल का ASCI रेट था जिसकी निष्पादन क्षमता 1 टेराफ्लॉप याद है, जबकि भारत का ही 1370 टेराफ्लॉप हो चुका है। यानी उस दौरान से भारत का ही कई गुना 13,000 गुना जो है संक्रियाएं ज्यादा हो चुकी है भारत के कंप्यूटर जो 75वें स्थान पर है। तो इसका देखा जाए जो फ्रंटियर है इसका तो बहुत ज्यादा हो गया। 10⁻12 संक्रियाएं प्रति सेकंड सही थी। वर्तमान में जून 2014 के अंदर विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर चीन का तेनेटो जिसकी अधिकतम संस्थान क्षमता 33.8 पेटाफ्लॉप्स है। यानी ये 2014 की स्थिति, वर्तमान 2000 जो है बल्कि उससे 10 साल हो चुका है, 1 दशक हो चुका है, तो इसकी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 23 नंबर प्रश्न विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या है। उस दौरान के लिए 2008 लोअर सबनेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उस दौरान चूंकि इसमें स्टार दिया गया, लेकिन वर्तमान में देखें तो वो फ्रंटियर जो अमेरिका का है वो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हो चुका है। इसकी विशेष चर्चा हम पिछले प्रश्न में कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखें 24 नंबर जो प्रश्न है, 24 नंबर Y2K समस्या का संबंध वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें जो पूछा गया इसमें ABC ग्रुप में प्रश्न है, तो इसको देखा जाए इसका आंसर जो सही है वह
सी इसका आंसर सही है। प्रश्न को यूपीपीएससी एग्जाम 2000 में और एमपीपीएससी एग्जाम 1997 पूछा गया। ईसवी सन के अंतिम दोनों यानी ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उसका प्रतिस्थानी ढूंढना था। जो 1999 जब सन था उस दौरान, इसके बाद 2000 सन आने वाला था, उस समय जो समस्या आई थी उसी को जो Y2 कहा गया था। इसको देख लेते हैं यहाँ पर Y2 क्या है। सन 2000 के आगमन से पूर्व यह दरअसल विद्यमान थी कि इस सन के आखिरी दोनों शब्द शून्य हैं, इसलिए कहीं कंप्यूटर कार्य प्रणाली न प्रभावित हो जाए। इस समस्या के निदान में भारी व्यय की आशंका व्यक्त की, जिसे ही Y2K कहा गया था। इसने 25 नंबर प्रश्न है WLL का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर है वायरलेस इन लोकल लूम। ये इसका सही आंसर है। उत्तराखंड यूडी प्री एग्जाम 2003 में है। WLL यानी WL का पूरा नाम क्या है, वायरलेस इन लोकल लूप है। एक संचार प्रणाली जिसके माध्यम से BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL भारत के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेताज फोन सुविधा उपलब्ध कराता है। तो वीडियो का पार्ट 1 यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो होगा इससे आगे कड़ी में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।